तो आज हम डिस्कस करेंगे 25/9/2018 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 25/9/2018 को। तो फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग कल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे हम लोग सेकेंड शिफ्ट का 25/9/2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन हम कल शिफ्ट करेंगे सेकेंड शिफ्ट का। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है। आपको बताना है जो गोपनीयता का अधिकार है भारत के संविधान के किस खंड का एक अभिन्न हिस्सा है। हमारा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्यों, निर्देशक सिद्धांत, नागरिकता, मौलिक अधिकार। तो गोपनीयता का अधिकार मौलिक अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है। के.एस. पटस्वामी बनाम भारत संघ। भारत संघ 2018 एससी यानी कि 2018 एससी के अंतर्गत उच्च न्यायालय निर्धारित किया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो निजता का अधिकार है उसे ही गोपनीयता या निजी मतलब निजी किसी के पास किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। और निजता यानी गोपनीयता का अधिकार मौलिक अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है अंतर्गत 21 अनुच्छेद के तहत। तो आपसे पूछा जाएगा कि के.एस. पटस्वामी बनाम भारत संघ 2018 के उच्च न्यायालय के अंतर्गत गोपनीयता का अधिकार किसका एक अभिन्न हिस्सा है। तो मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है गोपनीयता का अधिकार। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। आपको बताना है कि जो भारत है उसे बीचों बीच यानी कि 2 भागों में भारत को कौन विभाजित करता है। हमारा ऑप्शन है प्राइम मेरिडियन, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। आप सबको पता है कि भारत को बीचों बीच कर्क रेखा विभाजित करती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। आप लोगों का ट्रिक भी याद होगा, मित्र पे गमछा झार। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। हमारा ऑप्शन है 104, 105, 115, 106। इसका आंसर बताने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NO2 Na2CO3। Na2CO3 होता है और Na का जो होता है परमाणु द्रव्यमान वो होता है 23 और C का होता है 12, 6 6 12 और O का होता है 16 और O 3 वो है तो 16 48 यानी कि 16 कर देंगे यहाँ पर 16 गुणे 3 करेंगे, 23 गुणे 2 करेंगे और 12 एकम 12। तो यहाँ से ऐड करेंगे 16 48 प्लस 23 दूनी 46 प्लस 12। तो यहाँ से ऐड करेंगे 6 8 6 14 4 16 4 दूनी 8 1 9 1 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 106। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर है।
तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है स्कैंडियम सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन नंबर बी है हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर सी है कॉपर, औरम और आर्सेनिक मुद्रा धातु है, यानी कि काइनेज मेटल है। एससी, एफआर, एचजी, जीए और बीआर जो कि तरल तत्व है। आपको बताने में से कौन सा सही है। स्कैंडियम जो है सबसे हल्की धातु नहीं है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। तो जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है, ये बिल्कुल सही है। हीलियम के जो आयनीकरण की क्षमता होती है सबसे अधिकतम होती है। कॉपर यानी कि तांबा, औरम, सोना, आर्सेनिक ये मुद्रा धातुएं हैं जो कि गलत है, क्योंकि मुद्रा धातुएं सोना का उपयोग नहीं होता है, जो कि ये भी गलत है। और एससी, एफआर, एचजी, जीए, बीआर जो कि तरल लिक्विड है, ये भी गलत है। इसमें से जो तरल है वो है पारा, गैलियम और ब्रोमीन। ये तीन जो है ये तरल लिक्विड है। और एससी और एफआर, फ्रांसियम जो कि एक ठोस तत्व है। ये दोनों जो है ये दोनों ठोस तत्व है। तो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि सही कथन है, और बाकी तीनों गलत हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा और खेलों की राष्ट्रीय संस्था को भारतीय खेल प्राधिकरण में कब शामिल किया गया। हमारा ऑप्शन है 1985 ईस्वी, 1987 ईस्वी, 1989 ईस्वी, 1983 ईस्वी। तो शारीरिक शिक्षा और खेलों का राष्ट्रीय संस्था को भारतीय खेल प्राधिकरण में कब शामिल किया गया था, तो 1 मई 1987 को। 1 मई 1987 को। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई 1987 को भारतीय खेल प्राधिकरण में शामिल किया गया था शारीरिक शिक्षा और खेल को। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। आप सबको पता है। हमारा ऑप्शन है खाद्यों का प्रवाह, तने को सहारा प्रदान करना, खनिजों का संचरण, जल का प्रवाह। तो पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्यों का प्रवाह, और जाइलम का कार्य होता है जल का प्रवाह या खनिज। जल और खनिज का प्रवाह जाइलम करता है, खाद्यों का प्रवाह फ्लोएम करता है, और तने को सहारा प्रदान करता है स्क्लेरेकाइमा जो कि एक सरल संयोजी ऊतक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम का कार्य है खाद्यों का प्रवाह। और ये दोनों है, ये जाइलम का कार्य है और ये स्क्लेरेकाइमा, जो स्क्लेरेकाइमा है ये तने को सहारा प्रदान करता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। हमारा ऑप्शन है कोइल, सांख, ब्रह्मपुत्रा, ब्राह्मणी। तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और तिब्बत से होते हुए भारत में असम से लेकर बांग्लादेश तक जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यह उद्गम भारत में इसका नहीं है। यह तिब्बत से निकलती है और असम में जाकर अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है हमारे इंडिया में, और इसके बाद बांग्लादेश में जाकर बंगाल के खाड़ी में चली जाती है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक होती है। आपको बताना है कि प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक कौन सी होती है। हमारा ऑप्शन है धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं, अर्धधातुएं। तो प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखिएगा कि हाइड्रोजन जो भी है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर धनायन प्रदान करता है, परंतु यह धातु नहीं है, ये अधातु है। हाइड्रोजन अधातु है जो कि
यह एक अपवाद में है जो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर धनायन प्रदान करता है। हाइड्रोजन को छोड़कर प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है धातुएं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी गैर सरकारी स्रोतों के साथ ही साथ निजी और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा किसका गठन किया गया? हमारा ऑप्शन है राष्ट्रीय खेल विकास कोष, खेलो इंडिया कोष, खेल रत्न कोष, भारतीय खेल विकास कोष। तो आपको बताना है कि भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्रोतों के साथ साथ निजी और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से केंद्र सरकार के द्वारा किसका गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय खेल विकास कोष का गठन किया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय खेल विकास का संगठन गठन किया गया था 1998 ईस्वी में। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय खेल विकास कोष का गठन कब किया गया था? तो 1998 ईस्वी में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो जिग-जैग रेखाएं किसको अलग करती है? जो जिग-जैग रेखाएं होती है ऐसे करके आपको बताना है ये किसको अलग करती है। धातुओं को अधातुओं को धातुओं से, उपधातुओं को अधातुओं से, हैलोजन को धातुओं से, उपधातुओं को धातुओं से। तो आपको बताना है कि जो जिग-जैग रेखाएं होती है वो किसको अलग करती है। तो जिग-जैग रेखाएं जो होती हैं अधातुओं को अधातुओं से धातुओं को अलग करती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिग-जैग रेखाएं अधातुओं से धातुओं को अलग करती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम। आप सबको पता है कि सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन लगभग 71% पाया जाता है और हीलियम जो होता है वो 26.5% पाया जाता है और अन्य में 2.5 है। अन्य तत्व 2.5% में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में, सूर्य के वायुमंडल में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान इंटू त्वरण बराबर वाट। आपके सामने ऑप्शन है बल, उच्छेद, वेग, दाब। तो यहाँ पर होगा एफ बराबर ए में। ये हो गया द्रव्यमान, ये हो गया एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। एफ क्या हो गया? फोर्स। फोर्स मतलब बल। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर बल होता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, माँ के शरीर के अंदर बच्चे का विकास मनुष्यों के मामले में जो लगभग कितने महीने लगते हैं? आपके सामने ऑप्शन है 9, 7, 8, 10। तो आपको बताना है जो माँ के शरीर के अंदर बच्चा होता है उसके विकास में कितने समय लगता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 महीने। कभी कभी ये टाइम जो 9 महीने का होता है कभी कभी ये घट या बढ़ भी सकता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिकारकों को मुक्त करते हैं, अभिक्रियाओं को तीव्र करते हैं, अभिक्रियाओं को निष्क्रिय कर देते हैं, अभिक्रियाओं को मंद कर देते हैं। तो हमारा आंसर होगा अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। उत्प्रेरण की खोज 1985 में हुआ था, जो कि जैन जैकब बर्जिलियस ने किया था। तो बर्जिलियस याद रखिएगा 1985 में उत्प्रेरण का खोज किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? हमारा ऑप्शन है उपास्थि, जोड़, एरोलर, स्नायु। तो गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा राइट आंसर है। उपास्थि मानव शरीर और अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला लचीली संयोजी ऊतक है। यह हमारे
मज्जा में उपस्थित कॉन्ड्रोसाइटस कोशिकाओं से बने होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उपास्थि कौन सी कोशिकाओं से बनते हैं? तो कॉन्ड्रोसाइट याद रखिएगा, कॉन्ड्रोसाइट कोशिका से उपास्थि बनती है, जो हमारे कान की हड्डी होती है वो उपास्थि की होती है, नाक की हड्डी उपास्थि की होती है, गले की हड्डी उपास्थि की होती है, और जो अस्थियों के जोड़ यहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ पर भी उपास्थि से ही ज्वाइंट होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा उपास्थि। उपास्थि किस कोशिकाओं से बनती है? तो कॉन्ड्रोसाइट। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दाब की ऐसा इकाई क्या है? हमारा ऑप्शन है पास्कल, जूल, न्यूटन, डाइम। तो दाब की एसआई मात्रक पास्कल होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था? हमारा ऑप्शन है सम्राज्ञी मुमताज महल, सम्राट शाहजहां, सम्राट हुमायूं, सम्राट अकबर। तो 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर का मृत्यु हुआ था जिसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अखिल भारतीय विकास की नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? अखिल भारतीय विकास की नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? हमारा ऑप्शन है राज्यसभा, संसद, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा। तो अखिल भारतीय विकास की नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय विकास की नीति निर्माण के लिए राज्यसभा उत्तरदायी होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय विकास की नीति का निर्माण के लिए राज्यसभा उत्तरदायी होता है किस आर्टिकल के तहत? तो हमारा आंसर होगा 312। राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित कर सकता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ का आकार कैसा होता है? हमारा ऑप्शन है सीधी रेखा, वर्गाकार, वक्र या वृत्ताकार। तो किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं जिसे परमाणविक मॉडल द्वारा सिद्ध किया गया है। किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होती है अनियमित रूप से गति करते हैं जिसे परमाणविक मॉडल द्वारा सिद्ध किया गया था। इसीलिए किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ वक्र होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वक्र। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? हमारा ऑप्शन है पेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। जो स्क्लेरेनकाइमा होती है वो मृत ऊतक, जो स्क्लेरेकाइमा ऊतक होती है वो मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरेनकाइमा। जो स्क्लेरेनकाइमा होती है यह पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है और यह ऊतक तने में, संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों एवं फलों में पाए जाते हैं। जो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक होती है वो फलों में भी पाई जाती है। जैसे नारियल का जो खाल होता है उसमें वो इतनी मजबूत होती है तो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है और ये लंबी और पतली होती है। जो स्क्लेरेनकाइमा होती है ये लंबी और पतली होती है और इस ऊतक की भित्ति जो होती है मोटी होती है। मोटी इसलिए होती है क्योंकि लिग्निन के कारण वह मोटी हो जाती है, लेकिन वास्तव में यह लंबी और पतली होती है और यह पौधों को मजबूती प्रदान करता है और सहारा प्रदान करता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के
प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? हमारा ऑप्शन है बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। आप सबको पता है कि भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है? निष्क्रिय मतलब उदासीन, विलयन का पीएच मान हमारा ऑप्शन है 7, 6, 4, 5। तो निष्क्रिय विलयन का पीएच मान 7 होता है, जो कि उदासीन होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? हमारा ऑप्शन है बल, संवेग, दाब, उत्क्षेप। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक वस्तु 4 सेकंड में 21 मीटर और फिर 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी हमारा है 21 + 15 बटे में 4 + 2, 4 + 2, इसको जो ऐड करेंगे तो 36 बटा 6, 6 का 36। और इसका जो वस्तु की औसत चाल होती है उसकी इकाई मीटर सेकंड इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? किस परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? हमारा ऑप्शन है फास्फोरस, हीलियम, सल्फर, सिलिकॉन। तो जो हीलियम परमाणु का आयतन सबसे कम होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म का अध्ययन को क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है पुराजैविकी, जीवाश्म विज्ञान, वर्गीकरण, पूरा वनस्पति शास्त्र। तो जीवाश्म को अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है या पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी भी कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान को इंग्लिश में पैलेंटोलॉजी भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई? हमारा ऑप्शन है 1954, 1953, 1952, 1956। तो राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को किया गया था। 6 अगस्त 1952 को किया गया था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है यह केंद्र और राज्य सरकार और नीति आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करता है और इसका पालन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, यानी कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन यानी कि स्थापना 6 अगस्त 1952 को, और इसका काम है केंद्र और राज्य तथा नीति आयोग के बीच सेतु का कार्य करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? हमारा ऑप्शन है पानी, केरोसिन तेल, स्टील, वायु। तो किस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? आप सबको पता है ध्वनि की सबसे तेज गति ठोस में होती है। तो ठोस हमारा ऑप्शन में स्टील दिखाई दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील। और आपसे पूछ लिया जाए कि ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति किस में होती है, तो एल्युमिनियम याद रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। इसमें हमारा जो इसमें दिया हुआ है स्टील वो हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है और परमाणु द्रव्यमान होता है 14,0067। जो परमाणु
द्रव्यमान होता है वो 14,006 होता है। और हमारा दिया हुआ है नाइट्रोजन के 0.6 अणु द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन को हम लिखते हैं N2, N2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर N2 है, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा और 0.6 से हम भागा दे देंगे, तो हमारा राइट आंसर आएगा 16.8 ग्राम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कार्बन का एक अपरूप नहीं है। हमारा ऑप्शन है फुलेरिन, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। तो कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है? तो फुलेरिन, हीरा और ग्रेफाइट ये तीनों कार्बन का अपरूप है, जो कि कोयला कार्बन का अपरूप नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 12 वोल्ट की बैटरी में 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम का प्रतिरोध श्रृंखला में एक साथ जुड़े हुए हैं। तो 0.3 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से कितनी धारा प्रभावित होगी? तो यहाँ पर फॉर्मूला लगता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो R1 का मान दिया हुआ है 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 दिया हुआ है। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो हमारा R बराबर आ जाएगा 13.4 ओम। 13.4 ओम। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा I बराबर V बटा R। तो वोल्ट हमारा कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। तो V हमारा 12 दिया हुआ है और हमारा R निकल कर आया है 13.4। यहाँ से अगर हम इसको कटाएंगे 13.4 है, यानी कि 1 पॉइंट से भी कम आएगा। 0.13 यहाँ पर 0 लगाएंगे, 00, 8, 9, 5। हमारा आंसर निकल कर आएगा 0.895 ओम एम्पियर। हमारा राइट आंसर होगा, देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, 895 पॉइंट में। 895 पॉइंट में ऑप्शन नंबर बी जो दिया है हमारा राइट आंसर है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है। तो यह है, आपको बताना है कि कौन सा दर्पण +15 फोकस लंबाई होती है। हमारा ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, डबल लेंस। तो आपको बता दूं, यदि प्रकाश मिति में किसी दर्पण की फोकस लंबाई का मान धनात्मक हो, जब मान धनात्मक में हो तो वह उत्तल दर्पण होगा, परंतु यदि फोकस दूरी का मान ऋणात्मक हो तो वह अवतल दर्पण होगा। तो हमारा इसमें धनात्मक दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। और यहाँ पर नेगेटिव होता हमारा राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। हमारा अगला क्वेश्चन है किसने कई विश्राम गृह, मस्जिद और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। हमारा ऑप्शन है सम्राट शेरशाह सूरी, सम्राट अकबर, सम्राट औरंगजेब, सम्राट हुमायूं। तो जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड है उससे ही पकड़ा जाएगा कि हमारा आंसर होगा शेरशाह सूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ही हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है। हमारा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, आरबीआई के गवर्नर, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति। तो भारत का मौद्रिक नीति आरबीआई तैयार करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। हमारा अगला क्वेश्चन है
भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु में निहित ऊर्जा क्या होगी। यहाँ जी का मान 9.8 लेकर चलना है। तो इसको हम सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और खास रूप से आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु निहित ऊर्जा क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। mgh m दिया हुआ है 10 और g दिया हुआ है 9.8 और h दिया हुआ है 6। तो ऐसे गुणा करेंगे 98 गुणे 6 यानी कि 588 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 588 जूल ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर ग्रुप डी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।